इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चिट्ठियों में यूरोप। इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था और साथ ही युगोस्लाविया के नेवी साद शहर के बारे में जाना था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पत्र के आधार पर जो हमने पाठ पढ़ा था वो क्या था? एक पत्र था, तो उसके आधार पर हमें इनके उत्तर देने हैं। इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? तो इस पत्र का लेखक युगोस्लाविया के नेवी साद शहर की यात्रा पर गया था। उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उस देश में फुटबॉल, टेबल टेनिस और स्केटिंग खेले जाते हैं और वहाँ का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है स्केटिंग। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। उस देश के खाद्य पदार्थ कुछ इस प्रकार हैं: योगर्ट, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चीले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गुदा भरा हुआ होता है, सेवइयाँ उबली सूप में, ब्रेड बटर, मार्मलेट आदि। लेखक ने ये क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ न हो? लेखक को अपने होनहार बच्चों पर पूरा यकीन था कि वे उनकी अनुपस्थिति में अपनी माँ का कहना नहीं मान रहे होंगे, इसलिए लेखक को ऐसा कहना पड़ा। और इस पत्र के आधार पर हमने जाना कि लेखक के कितने बच्चे थे? 4। तो 4 बच्चे आराम से रह जाएं, ये बात लेखक जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पत्र से आगे भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग या तरीक़ों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। तो ये बात आप अपनी मम्मी से अच्छी तरह जान सकते हो। जैसे हर स्थान के खाने में अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे चावल उबालकर, बिरयानी बनाकर, मीठे चावल आदि इस तरीके से खाते हैं। साउथ में इनसे इडली, डोसा आदि बनाकर खाया जाता है। सेवइयों की मीठी खीर बनाकर, नमकीन बनाकर, फालूदा आदि। एक ही चीज़ को अलग अलग प्रांत में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से बनाकर खाया जाता है। दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है, ये बात हमने पत्र में जानी थी ना। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो, ये भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने राज्य में बहने वाली नदियों के नाम खोजो। जैसे नदी का नाम गंगा, कौन से राज्यों में से होकर निकलती है ये? उत्तर प्रदेश। गोदावरी महाराष्ट्र में से, कावेरी कर्नाटक में से। ऐसे ही आप अपने राज्यों की नदियों के नाम इस नक्शे में खोज सकते हो। मौसम और ऋतुएं। पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है? तो ये बात आप अपने प्रदेश के अनुसार बताओ। जैसे राजस्थान में अधिकतर गर्मी व सर्दी का मौसम रहता है। खान पान। अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर भी आप अपने प्रदेश के अनुसार बताओ। जैसे राजस्थान में कैर सांगरी की सब्ज़ी, दाल बाटी चूरमा, हल्दी का साग, खीर मालपुआ, बाजरे की रोटी व लहसुन की चटनी, आम पन्ना व शरबत आदि चीज़ें बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो
और लिखो। तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार लिखो। जैसे मुझे खीर बहुत पसंद है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दूध, चावल, चीनी, इलायची पाउडर, मेवे आदि। इसको बनाने की विधि: दूध को पतीले में डालकर गैस जलाएंगे। दूध में जब उबाल आ जाए तब इसमें चावल धोकर डालेंगे। चावल जब दूध में अच्छी तरह पक जाएं तब इसमें चीनी, इलायची पाउडर व अपनी मनपसंद मेवे डालेंगे। खीर जब ठंडी हो जाए तब आप इसे खा सकते हो। इकट्ठा करने का शौक। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़ियाँ, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकटें इकट्ठा करते हैं। यदि तुम्हें भी कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो ये बात आप अपनी पसंद के अनुसार बताओ कि आप किन चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक रखते हो। मुझे समुद्र किनारे से अलग अलग प्रकार के शंख इकट्ठा करने का शौक है। तो ऐसे ही आप भी अपने शौक बताओ। अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, जैसे उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। तो उन्हें समुद्री शंख व सीपियाँ इकट्ठा करने का शौक है। वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं? तो शंख और सीपियाँ कहाँ मिलती हैं? समुद्र किनारे या किसी नदी किनारे। वे उन्हें समुद्र के किनारे से इकट्ठा करते हैं। उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई? जब वे बचपन में अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे घूमने गए और वहाँ अपनी दादी को ऐसा करते देखा, तब से उनमें भी ये शौक जाग गया। वे इकट्ठे की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं? वे इकट्ठी की गई सीपियों को साफ करके उन्हें अलग अलग पॉलीथीन की थैलियों में संभाल कर रखते हैं। इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? तो इनको इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगता है। अगर इन्हें अच्छे से साफ नहीं किया जाए तो इनमें से दुर्गंध आती है। पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। ये संकेत के लिए बताए गए हैं, जैसे जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। तो देवदार, सफ़ेद कुमुदनी जैसा नीला बैंगनी फूल, आग का फूल, लाल और पीले फूल वाले पौधे, गुलाब, सूरजमुखी, कनेर। मानचित्र में। इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। तो सबसे पहले तो आप इस पत्र को एक बार फिर से पढ़ो और उसमें दिए गए देशों, शहरों और नदियों के नाम लिखो, जैसे युगोस्लाविया, नेवी साद, दूना नदी, इंडोनेशिया, मॉरिशस, हंगरी, माल्टा, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल। अब इन सब के नाम इस मानचित्र में देखो और उनको लिखो। पत्रों के माध्यम। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही ये भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले एरोग्राम के बारे में जान लेते हैं। एरोग्राम, जिसे हवाई पत्र के नाम से भी जाना जाता है। हवाई पत्र या एरोग्राम पतले कागज से बने उस कागज के पत्र को कहते हैं जिसका प्रयोग लिखने और फिर उसे हवाई डाक द्वारा भेजने में किया जाता है। ये एक पत्र और लिफाफे का संगम है और इसके लिए किसी अतिरिक्त लिफाफे की आवश्यकता नहीं होती। इन पत्रों पर डाक टिकट अंकित होती है और अलग से टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर डाक सेवाएं इन हल्के भार के पत्रों में किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री रखकर भेजने की अनुमति नहीं देती हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर विदेश में एक विशेष दर पर भेजा जाता है।
तो एरोग्राम विदेश में भेजने का एक पत्र है। साथ ही ये भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर दूसरे साधन स्पीड पोस्ट मिलेगा। आधुनिक तकनीकी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। जैसे आजकल हम पत्रों को किस तरह से भेजते हैं, ईमेल द्वारा, फैक्स द्वारा। तो ईमेल, जिससे आप सब बच्चे परिचित होई, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं और जिस प्रकार एक ईमेल को कंप्यूटर से भेजा जाता है उसी प्रकार से एक ईमेल को स्मार्टफोन से भी भेजा जा सकता है, जो कि आजकल आप सब बच्चों के पास है। अभी हम जानते हैं फैक्स के बारे में। फैक्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही सेकंड में अपने डॉक्यूमेंट को पहुंचाने के लिए फैक्स मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस डिवाइस में डॉक्यूमेंट को डाला जाता है जिसे एक लाइट के द्वारा स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक छवि बन जाती है। इस छवि को टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजा जाता है। ये छवि अपने निश्चित स्थान पर एक सादे पेपर पर प्रिंट की जाती है। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, जो कि आजकल हम डॉक्यूमेंट किसके द्वारा भेजते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, ये सब चीज़ें भेजते हैं। पत्रों का संकलन। पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों या उनके विचारों का दस्तावेज होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है, यानी उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको सहेज कर रखा जाता है और समय समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है, तुम इसे पढ़ो। तो इस पत्र को आप पढ़ सकते हो। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मंदिम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात न रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतज़ार है। आरजू है कि यह और करीब आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब तुम बताओ कि तुम्हें इस पत्र द्वारा आज़ादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली। तो इस पत्र के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि शहीद भगत सिंह अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। तुमने देखा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश विदेश की ही नहीं बल्कि किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। तुम अपनी पसंद के विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदर्भों से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करो तथा उस पर अपने साथियों के साथ बातचीत भी करो। तो बच्चों, आप इस तरह के पत्र कुछ पढ़ सकते हो, जैसे महात्मा गांधी के पत्र,
जवाहरलाल नेहरू के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस पत्र को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आप भी अपने प्रांत के बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अपने माता पिता का कहना माने व उन्हें परेशान ना करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।